जय हिंद। मैं पप्पू सर पीडीएफ माइंड में आपका स्वागत करता हूं। तो आज का सेशन चलेगा 10वीं कक्षा का पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3। कल कुछ टेक्निकल इशू के कारण बीच में क्लास छोड़ना पड़ा था, बंद करना पड़ा था, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था। तो कल जहां से क्लास छोड़े थे उसके आगे से आज मैं शुरू कर रहा हूं। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। तो कल हम लोग जो क्लास जहाँ पर ख़त्म हुआ था वो क्लास यहाँ पर ख़त्म हो गया था। यहीं से कुछ टेक्निकल इशू आ गई थी तो यहीं पर क्लास बंद करना पड़ा था। तो चलिए आज यहाँ से शुरू करते हैं। भारत का कहने का मतलब है कि देश का प्रमुख दो होते हैं। देश का प्रमुख जो होते हैं वो दो होते हैं, एक होते हैं राष्ट्रपति, एक होते हैं प्रधानमंत्री। भारत देश का जो प्रमुख है वो दो होते हैं, एक होते हैं राष्ट्रपति और एक होते हैं प्रधानमंत्री। प्रमुख जो है देश की बात करें तो देश में प्रमुख जो है वो दो गो होते हैं, एक होते हैं प्रधानमंत्री और एक होते हैं राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को वास्तविक प्रमुख बोला जाता है और इनको कहा जाता है संवैधानिक प्रमुख। प्रधानमंत्री को वास्तविक प्रमुख इसलिए कहा जाता है कि प्रधानमंत्री को भारत के जनता चुन के भेजती है। प्रधानमंत्री के प्रतिनिधित्व को जनता चुनती है, सांसद को जनता चुनती है और सांसद मिल करके प्रधानमंत्री को चुनते हैं। तो प्रधानमंत्री जो हैं वो वास्तविक हुए क्योंकि जनता ने इनको यहां तक पहुंचाया है, जनता ने इनके प्रतिनिधित्व को चुना और इनके प्रतिनिधित्व जो इनको चुने, प्रधानमंत्री को चुने। तो जो देश का जो प्रमुख होगा वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री को वास्तविक कहा जाता है और राष्ट्रपति को संवैधानिक कहा जाता है। राष्ट्रपति को संवैधानिक इसलिए कहा जाता है कि संविधान के तहत चुने जाते हैं। संविधान के तहत राष्ट्रपति को जो चुनने का सिलसिला जो होता है वो लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य मिलकर चुनते हैं। लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य चुनते हैं। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो चुनाव जनता के द्वारा नहीं होता है और जनता के द्वारा चुनाव नहीं होने के कारण इनको संवैधानिक कहा जाता है। इसको नोट कीजिएगा हाली, ठीक है, जितना जल्दी इसको नोट कीजिए आप। तो देश का जो प्रमुख होते हैं वो दो होते हैं, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को वास्तविक प्रमुख कहा जाता है और राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रमुख कहा जाता है। संवैधानिक प्रमुख कहने का मतलब वास्तविक इसलिए कि इनको जनता चुनता है और इनको जनता नहीं चुनता है। राष्ट्रपति को चुनते हैं लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य चुनते हैं। उसी प्रकार से राज्य का जो प्रमुख होता है वो राज्य का प्रमुख दो होते हैं, एक होते हैं मुख्यमंत्री और एक होते हैं राज्यपाल। मुख्यमंत्री को वास्तविक प्रमुख इसलिए कहा जाता है कि मुख्यमंत्री को जनता चुनता है और राज्यपाल संवैधानिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये संविधान के तहत इनको मनोनीत किया जाता है। राज्यपाल को मनोनीत किया जाता है, संविधान के तहत मनोनीत किया जाता है, इसलिए इनको संवैधानिक कहा जाता है। और मुख्यमंत्री को जनता चुनता है इसलिए इसको वास्तविक कहा जाता है। बात करें अगर न्यायपालिका के, तो न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका भारत में 3 तरह के होते हैं। न्यायपालिका मतलब कि न्याय देने वाले। पहला है जो सबसे बड़ा है, जो सबसे ऊंचा है माना जाता है, उसको कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को भी कहा जाता है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय इसी को कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। उच्च न्यायालय को अंग्रेजी में कहते हैं हाई कोर्ट और जिला न्यायालय को कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कहने का मतलब हुआ कि न्यायपालिका न्याय का जंजीर में कि न्याय दिलाने वाले 3 स्तर का कोर्ट होता है। सबसे जो भारत में जो सबसे ऊंची कोर्ट माना गया, जो सबसे सर्वोच्च माना गया, उसको कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय। इसी को कहा जाता है उच्चतम न्यायालय और इसी को कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट। उच्च न्यायालय को हाई कोर्ट कहा जाता है और जिला न्यायालय को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहा जाता है।
उच्च न्यायालय भारत में सर्वोच्च न्यायालय पूरे भारत में एक है, जिसको कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट जो है लगभग भारत के लगभग सभी राज्यों में हर एक राज्य में एक हाई कोर्ट होता है। पंजाब और हरियाणा वाले राज्य में एक ही हाई कोर्ट है, क्योंकि दोनों का राजधानी चंडीगढ़ है और दोनों का ज्वाइंट राजधानी होने के कारण दोनों का जो हाई कोर्ट है वो भी दोनों का ज्वाइंट है। तो दोनों का जो हरियाणा और पंजाब का जो हाई कोर्ट है वो दोनों का एक ही है, वो कहाँ है? चंडीगढ़ में। तो लगभग सभी राज्यों में एक हाई कोर्ट होता है। हाई कोर्ट को कहा जाता है उच्च न्यायालय। इसे समझ जाइएगा। राज्य का प्रमुख को कहा जाता है मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री को वास्तविक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वास्तविक मुख्यमंत्री को कौन चुनता है? जनता चुनता है। राज्यपाल को संवैधानिक कहा जाता है। संवैधानिक इसलिए कहा जाता है कि संवैधानिक ये मनोनीत किए जाते हैं। राज्यपाल का चुनाव कोई जनता के द्वारा नहीं होता है। और उसी प्रकार देश का जो प्रमुख होता है प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री को वास्तविक इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि प्रधानमंत्री को कौन चुनता है? जनता। जनता चुनता है सांसद को, और सांसद किसका प्रतिनिधित्व करता है? वो करता है प्रधानमंत्री को, इसलिए इसको वास्तविक कहा जाता है। राष्ट्रपति को संवैधानिक कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जनता के द्वारा चुने नहीं जाते हैं। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा होता है। चलिए इसके आगे चलते हैं। आज थोड़ा सा लंबी क्लास चलेगा। सरकार के 3 स्तर होते हैं। सरकार के जो स्तर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है केंद्र सरकार। सरकार के 3 स्तर। केंद्र सरकार के जो नीचे सरकार काम करती है उसको कहते हैं राज्य सरकार, और राज्य सरकार के जो नीचे काम करती है उसको कहते हैं स्थानीय सरकार। क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि सरकारें जो है भारत में सरकारें जो है कितने स्तर पर काम करती है? तो भारत के सरकारें 3 स्तर पर काम करती है। केंद्र सरकार के नीचे जो काम करेगा उसको कहते हैं राज्य सरकार, और राज्य सरकार के जो नीचे काम करता है उसको कहते हैं स्थानीय सरकार। देखिए केंद्र सरकार फिर राज्य सरकार के बाद स्थानीय सरकार। आगे एक डिफिनेशन है सत्ता की साझेदारी। सत्ता के मतलब क्या होता है? सत्ता के मतलब होता है शासन, और साझेदारी के मतलब होता है क्या चीज? साझेदारी के मतलब होता है हिस्सा। क्या? हिस्सा। सत्ता की साझेदारी कहते हैं समाज के सभी वर्ग के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना सत्ता की साझेदारी कहलाता है। ये भारत में जो शासन प्रणाली है, जो भारत में जो शासन जो सत्ता है, तो ये नहीं भारत के संविधान कहता है कि कोई एक जाति या कोई एक धर्म को लोगों को ही सत्ता में हिस्सेदारी दिया जाएगा। नहीं, भारत के शासन प्रणाली कहता है, भारत का संविधान कहता है कि भारत के शासन में सत्ता में सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म को हिस्सेदारी दिया जाएगा। जैसे किसी भी राज्य में केंद्र में मंत्रिमंडल को उठाकर देख लीजिए आप। मंत्रिमंडल, किसी भी मंत्रिमंडल में उठाकर देखिए, कोई एक जाति के लोग नहीं रहेगा, कोई एक धर्म का लोग वहाँ नहीं मिलेगा, सभी जाति के लोग यहाँ मिलेंगे, सभी धर्म के लोग मिलेंगे। तो जब सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्गों के लोगों को बराबर की हिस्सेदारी मिल रहा है, उसको कहते हैं सत्ता की साझेदारी। जैसे अगर हम पंचायत चुनाव की बात करें, बिहार में पंचायत राज है, पंचायती चुनाव होता है, तब बिहार में पंचायती चुनाव की बात करें तो पंचायती चुनाव में अगर किसी पंचायत में अगर किसी भी पद का चुनाव के लिए हो रहा है तो 3 साल के लिए जनरल किया जाता है। सीट का जो क्वालिटी, सीट का जो आरक्षण है, सीट का आरक्षण जनरल किया जाता है। जनरल इसलिए किया जाता है कि जनरल में कहा जाता है कि किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोग चुनाव लड़ सकता है। उसके बाद कहा जाता है कि ओबीसी 3 साल के बाद, 3 साल के लिए नहीं, 3 बार, यानी कि 15 साल के बाद 15 साल तक जनरल करेगा, फिर कहेगा 15 साल तक ओबीसी कर देंगे, फिर 15 साल के बाद कहेगा कि ना हरिजन, जिसको हरिजन सीट कहते हैं, हरिजन कर देगा, एससी एसटी को कर देगा। तो एससी एसटी करने का मतलब क्या है? इसका क्या समझ में आता है? एक से समझ में आता है कि भारतीय शासन प्रणाली में सभी जाति, सभी धर्म को लोगों को हिस्सेदारी मिलता है, और बराबर हिस्सेदारी देना ही, सभी वर्ग, सभी लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना ही क्या कहलाता है? सत्ता में साझेदारी कहलाता है। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? सबसे जरूरी चीज, इसी का आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी का आंसर ये है, सत्ता की साझेदारी इसलिए जरूरी है। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? तो शासन व्यवस्था में समाज के सभी वर्गों को शामिल करने के लिए। सही बात है। सत्ता की साझेदारी जब होगा
तो साझेदारी के मतलब ही होता है हिस्सा देना, हिस्सेदारी निभाना। तो सत्ता की साझेदारी इसलिए ही किया जाता है क्योंकि समाज के सभी वर्गों को शामिल किया जाए। जब समाज के सभी वर्ग जब शामिल होंगे तभी तो सत्ता की साझेदारी होगा। दूसरा कहता है कि सामाजिक समूह के बीच आपसी टकराव को कम करने के लिए। अब बताइए कि अगर किसी शासन प्रणाली में, किसी भी शासन व्यवस्था में अगर सभी धर्म, सभी जाति के लोगों को हिस्सेदारी अगर मिलेगा तो समाज में आपसी टकराव होगा? नहीं होगा। आपसी टकराव किस मुद्दे पर होगा, किस बात को लेकर होगा? सभी जाति, सभी धर्मों को बराबर हिस्सेदारी दिया गया, सभी को लोकतंत्र में आरक्षण दिया गया, सभी को चुनाव लड़ने की अधिकार दिया गया। तो जब सबको हिस्सेदारी दिया ही गया तो समाज में आपसी टकराव कम होगा या नहीं होगा? होगा, जरूर होगा। तो आपसी टकराव को कम करने के लिए सत्ता में साझेदारी किया जाता है। तीसरा है कि राजनीतिक व्यवस्था को मजबूती एवं स्थायित्व प्रदान करने के लिए। सही बात है। जब किसी भी देश के, हम अपने ही देश की बात नहीं करें, किसी भी देश या किसी भी राज्य में अगर शासन व्यवस्था में अगर सत्ता की साझेदारी अगर होता है तो राजनीतिक व्यवस्था मजबूत बनेगा, क्योंकि सभी जाति, सभी धर्म के लोग उसमें मिलजुल कर काम करेंगे और देश को आगे बढ़ाने में भागीदारी निभाएंगे। तो जब सत्ता की साझेदारी होगा तो राजनीतिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगा और स्थायित्व प्रदान होगा, मतलब कि स्थिर, अच्छा से काम किया जाएगा, अस्थिर रहेगा। तो सत्ता की साझेदारी किसी भी देश या किसी भी राज्य में अगर लोकतंत्र को मजबूत बनाना है तो सत्ता में साझेदारी बहुत जरूरी है। सत्ता में साझेदारी होगा तो लोकतंत्र यानी कि राजनीतिक व्यवस्था मजबूत होगा, वरना कुछ नहीं होने वाला है। आगे चलते हैं। आप कहोगे चलिए सत्ता के साझेदारी का रूप, सत्ता के साझेदारी का रूप क्या होता है इसको समझते हैं। समझिएगा आप, सत्ता के साझेदारी का रूप कहता है कि सत्ता में साझेदारी जब होगा तो कितने रूप से होगा, कितने तरीका से हो सकता है, कितने तरीके से हो सकता है सत्ता में साझेदारी। तो सत्ता में साझेदारी जो होगा वो अंग से होगा। कहा जाता है कि भारत सरकार के कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं। एक होता है विधायिका, एक होता है कार्यपालिका और एक होता है न्यायपालिका। अब ये तीनों अंगों के तहत सत्ता की साझेदारी होगा। विधायिका कहेगा कि हम कानून को बना देंगे, कार्यपालिका कहेगा कि कानून को हम लागू कर देंगे और न्यायपालिका कहेगा कि हम दंडित कर देंगे। जो मेरे पास जो बदमाश लोग आएगा, जो गुनहगार होगा, उसको हम सजा दे देंगे। इसी को देख रेख भी कहता है कि हम देख रेख भी करेंगे कानून को। विधायिका कानून को बना देगा, कार्यपालिका कानून को लागू कर देगा और न्यायपालिका कानून को देख रेख करेगा। तो सरकार के विभिन्न अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता के साझेदारी का रूप यह है। सत्ता में साझेदारी किस तरह से हो सकता है? तो सत्ता में साझेदारी इस तरीका से हो सकता है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अगर तीनों आपस में मिल के अगर काम करेगा तो जाकर सत्ता की साझेदारी सक्सेस होगा, वरना नहीं होगा। अब बताइए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, थोड़ा सा सोचिएगा कि अगर विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में आपसी मतभेद रहेगा तो विधायिका कहेगा कानून को बना दिए। मान लीजिए विधायिका कह दिया कि हम कानून बना दिए, विधायिका और कार्यपालिका के बीच में मतभेद चल रहा है और कार्यपालिका कहेगा कि कानून को हम लागू ही नहीं करेंगे, क्योंकि विधायिका का काम तो है कानून को बनाना ना। विधायिका का काम कानून को लागू करना नहीं है, विधायिका का काम है कानून को बनाना। अब विधायिका और कार्यपालिका के बीच में अगर मतभेद होता है तो सत्ता की साझेदारी नहीं होगा, लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। तो सत्ता के साझेदारी का पहला रूप जो है वो है कि तीनों को मिलजुल कर काम करना है। दूसरा है कि सरकार के विभिन्न स्तर, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बीच मतभेद नहीं होना चाहिए। सत्ता की साझेदारी होगा कैसे? लोकतंत्र मजबूत कैसे होगा? देश विकसित कैसे करेगा? केंद्र सरकार राज्य सरकार को काम नहीं करने देगा, केंद्र सरकार राज्य सरकार को फंड नहीं देगा, पैसा नहीं देगा, तो देश अपने राज्य के लिए क्या काम कर सकता है? कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो दोनों के बीच, केंद्र सरकार और राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, तीनों सरकारों के बीच में आपसी मतभेद नहीं होना चाहिए।
तीनों को तालमेल बैठा करके विचार विमर्श कर करके लोकतंत्र को चलाना चाहिए, सरकार को चलाना चाहिए, तब जाकर सत्ता की साझेदारी सक्सेसफुल होगा। तीसरा कहता है कि विभिन्न समुदाय, जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, लिंग के बीच, सही बात है, सभी जाति को बराबर हिस्सेदारी दो, कोई भी भाषा बोलने वाले व्यक्ति को दो, किसी भी धर्म के लोग दो, वो किसी भी क्षेत्र से आते हैं उसको हिस्सेदारी दो, वो महिला हो या पुरुष हो, सभी को हिस्सेदारी दो, तब जाके सत्ता की साझेदारी होगा। ऐसा नहीं है कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो महिलाओं को आगे लाना पड़ेगा, अगर महिला आगे नहीं आएगी तो देश तरक्की कभी कर ही नहीं सकता है। इसलिए लिंग को भी देखा जाएगा, पुरुष और महिला को भी अधिकार दिया जाएगा। अगर पुरुष को अधिकार दिया जा रहा है तो महिलाओं को भी अधिकार देना होगा, तब जाके देश अपना आगे जाएगा। आगे है विभिन्न दबाव समूह एवं राजनीतिक दलों के बीच, सही बात है, विभिन्न दबाव समूह, सरकार पर दबाव डाला जाएगा अपने हित के लिए, अपने कामों के लिए सरकार पर दबाव डालेंगे कि आप काम गलत कर रहे हो, आप काम सही से करो, दबाव डालेंगे। और राजनीतिक दलों के बीच, जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ता है उसको सब मदद किया जाएगा। तो सत्ता की साझेदारी का इतना सारा रूप होता है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तीनों के बीच आपसी मतभेद नहीं होना चाहिए। स्थानीय सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, तीनों के बीच मतभेद नहीं होना चाहिए। और जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, लिंग के बीच भी मतभेद नहीं होना चाहिए। सभी को बराबर हिस्सेदारी देना चाहिए, तब जाकर सत्ता की साझेदारी का रूप सफलतापूर्वक होगा और हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। यह था सत्ता की साझेदारी का रूप। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं सामाजिक विभिन्नता। सामाजिक विभिन्नता कहते किसको हैं? सामाजिक विभिन्नता कहने के मतलब, सामाजिक विभिन्नता का मतलब हो गया समाज के विभिन्न जाति, धर्म, भाषा अथवा संस्कृति के आधार पर लोग रहते हैं, इसे ही सामाजिक विभिन्नता कहते हैं। सिंपल सी बात है। सामाजिक का मतलब होता है समाज में रहने वाले लोग अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, तो अलग अलग समुदाय से आते हैं, उसे सामाजिक विभिन्नता कहते हैं। समाज में रहने वाले अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा बोलने वाले जो अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, उसको कहते हैं सामाजिक विभिन्नता। विभिन्नता का मतलब होता है, विभिन्नता के मतलब होता है अलग अलग। विभिन्नता का मतलब होता है अलग अलग, मतलब एक ही समाज में अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग अगर एक समाज में रहेंगे तो उसको कहेंगे सामाजिक विभिन्नता। समाज एक ही है, समूह एक ही है, और एक ही समूह में अलग अलग लोग रह रहे हैं, अलग अलग जाति के रह रहे हैं, अलग भाषा बोलने वाले हैं, अलग क्षेत्र से आकर बस गए हैं, इसी को कहेंगे सामाजिक विभिन्नता। समझ गए? चलिए आगे है दबाव समूह। दबाव समूह किसे कहते हैं? अपने हित के लिए, मतलब कि हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने काम कार्यों के लिए, या हम स्टूडेंट हैं, हम टीचर हैं, अगर छात्रों के साथ अगर गलत कुछ हो रहा है तो छात्रों के हित के लिए, या किसान के साथ गलत हो रहा है किसान के हित के लिए, किसान का फायदा के लिए, छात्र छात्राओं के फायदा के लिए, अगर हम सरकार के खिलाफ अगर आवाज़ उठाएंगे, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा करके सरकार से अगर हम कुछ मांग करेंगे छात्रों के लिए, किसानों के लिए, दबाव बनाएंगे सरकार पर, यही दबाव समूह कहलाता है। जैसे देखिए, कह रहे हैं कि अपने हित के लिए सरकार पर बनाए गए दबाव को दबाव समूह कहते हैं। जैसे में छात्र संघ, शिक्षक संघ, किसान संघ, मजदूर संघ, अपने हित के लिए, अपने कामों के लिए। हमको लगेगा ये सपोइटर सिंपल सा समझ, किसान, कोई सरकार अगर किसान के पक्ष में न लेकर के सरकार के किसानों के विपक्ष में एक कानून पारित करता है, कोई बिल लाता है, वो बिल से किसान लोग जो हैं वो खुश नहीं है, किसान लोग खुश नहीं है उस बिल से। अब किसान लोग क्या करेगा? किसान आंदोलन करेगा, सरकार पर किसान दबाव डालेगा कि आप इस कानून को वापस ले लीजिए, क्योंकि जो आप कानून लाए हैं वो किसानों के पक्ष में नहीं है, किसानों के हित के लिए नहीं है, ये किसानों के लिए अच्छा नहीं है, आप इस कानून को वापस ले लीजिए। किसान जो है आंदोलन करेगा, नारेबाजी करेगा, धरना प्रदर्शन करेगा, और वो सभी किसान की सरकार पर दबाव डालेगा।
अब जब ये सरकार पर दबाव डालेगा अपने हित के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, उसे वो कहते हैं दबाव समूह। अब दबाव कोई अकेला नहीं डाल सकता है, दबाव कोई एक व्यक्ति सरकार पर नहीं दबा सकता है, वो संघ करेगा, संघ बनाएगा, एक समूह एकजुट होकर सरकार पर दबाव बनाएगा, तब जाकर दबाव समूह कहलाता है। क्वेश्चन में ही छूटा दबाव, दबाव के मतलब प्रेशर देना सरकार पर, समूह के मतलब कोई एक व्यक्ति अकेले सरकार पर दबाव नहीं डालेगा। कोई एक व्यक्ति अगर सरकार के खिलाफ अगर आवाज उठाता है, नारेबाजी लगाता है, तो सरकार के कान तक, जू तक नहीं रेंगेगा। सरकार अकेले एक व्यक्ति का बात नहीं सुनेगी। सरकार को अगर आवाज दबाना है, सरकार तक अगर आवाज पहुंचाना है, तो एक संगठन में दबाव डालना पड़ेगा, तब जाकर सरकार के पास आवाज पहुंचेगी। आगे है सामाजिक विभाजन। सामाजिक विभाजन कहते किसको है? समाज में रहने वाले लोगों का विभाजन हो जाना। समाज में तो कई धर्म के लोग रह रहे हैं, कभी सभी जाति के लोग रह रहे हैं, सभी भाषा बोलने वाले लोग रह रहे हैं, कोई दूसरे क्षेत्रों से आकर रह गया है, और सभी को विभाजित कर देना सामाजिक विभाजन कहलाता है। जैसे देखिए, समाज का क्षेत्र, जाति, धर्म, नस्ल आदि के आधार पर विभाजन होना सामाजिक विभाजन कहलाता है। अभी हम बताएं कि समाज में जो लोग रह रहे हैं वो अलग जाति का है, अलग धर्म का है, वो अलग भाषा बोलने वाला है, वो दूसरे जगह से आकर रह गया है, दूसरे क्षेत्रों से आकर रह गया है। तो एक समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं जो अलग अलग जाति धर्म के लोग को आधार पर आकर के रह रहे हैं। अब अगर कोई व्यक्ति आया या कोई अगर ये सभी को ना अलग अलग भागों में बांट दिया, अगर जाति के नाम पर कह दिया, धर्म के नाम पर बांट दिया, भाषा के आधार पर बांट दिया, कह दिया कि जो यादव जाति के जो लोग हैं वो इसमें रहेगा, जो पासवान जाति के लोग हैं वो इसमें रहेगा, धर्म जो मुस्लिम है वो इसमें रहेगा, सबको अलग अलग एरिया बांट दिया। कह दिया कि जो हिंदी बोलता है वो एक साइड हो जाओ, कहता है कोई भोजपुरी अगर बोल रहा है तो तुम एक साइड हो जाओ, कोई कहता है कोई मगही अगर बोल रहा है तो तुम एक साइड हो जाओ। मतलब कि भाषा जो बोल रहा है उसको भी अलग कर दो, अगर धर्म में मुस्लिम और हिंदू है उसको भी अलग कर दो, यादव है, पासवान है, मुस्लिम है, अगर जो जाति के आधार पर भी है उसको भी तुम अलग बांट दो, यानी कि सभी लोगों को बांट देना। नस्ल पर कोई व्यक्ति काला है, कोई व्यक्ति काला है और कोई व्यक्ति गोरा है, तो कहेगा कि काला वाला तू अलग हो जाओ, गोरा वाला एक साइड रहेगा। यानी कि कहने का मतलब का कि सबको अलग अलग बांट दो। अलग अलग बांट ही देना समाज को अलग अलग बांट ही देना सामाजिक विभाजन कहलाता है। अब किसी भी आधार पर बांट दो, तुम जाति के आधार पर बांट दो, नस्ल के आधार पर बांट दो, भाषा के आधार पर बांट दो, लिंग के आधार पर बांट दो कि महिलाएं एक साइड हो जाएगा, पुरुष एक साइड हो जाएगा, पुरुष वो वाला एरिया में नहीं जाएगा तो महिलाएं इस वाले एरिया में नहीं आएगा। किसी भी आधार पर तू बांट दो, समाज को सामाजिक विभाजन कहलाएगा। नोट है, डबल स्टार लगा लीजिएगा इसमें। सामाजिक दबाव समूह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है तो डबल स्टार लगाइएगा। सामाजिक विभाजन भी ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आप डबल स्टार लगा सकते हैं। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक विभिन्नता दूसरी अनेक विभिन्नता से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। सामाजिक विभाजन तब होता है, सामाजिक विभाजन होने का मतलब क्या है? सामाजिक के मतलब अगर हम गौर करें, आप लोग ध्यान से अगर सुने तो सामाजिक विभाजन कहते किसको है, सामाजिक कहते किसको है? अगर गौर करें, ध्यान से सुने तो सामाजिक के मतलब होता है समाज में रहने वाले लोगों का समूह। समाज में रहने वाले लोगों का समूह। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब समाज में रहने वाला लोगों का समूह है तो एक समाज में कोई एक जाति का लोग थोड़े ना रहेगा, एक समाज में कोई एक धर्म का लोग थोड़े ना रहेगा। जब वो सामाजिक समूह जब बन ही गया तो ओकरा में अलग अलग जाति का लोग रहेगा, अलग धर्म का भी लोग हो सकता है, अलग भाषा बोलने वाला भी लोग हो सकता है, अलग कोई काला भी हो सकता है, कोई गोरा भी हो सकता है। समाज में जरूरी नहीं कि एक ही जाति का लोग रह रहा है। तो जब सामाजिक कहता ही है कि सभी लोग साथ में रह सकते हैं तो सामाजिक विभाजन हो क्यों जाता है? सामाजिक विभाजन क्यों हो जाता है? तो सामाजिक विभाजन होने का कारण एक है, ध्यान से सुनिएगा। जब समाज में सभी लोग रह सकते हैं तो सामाजिक विभाजन होता क्यों है? तो सामाजिक विभाजन होने का कारण यह है कि मान लीजिए कि कोई हिंदू है और कोई मुस्लिम है। अब हिंदू और मुस्लिम, हिंदू का कोई एक लड़का है और मुस्लिम का कोई लड़का है,
दोनों में इस बात को लेकर बहस हो जाता है कि तुम्हारा धर्म हमारे धर्म से ऊंचा है। अब जब दोनों व्यक्तियों, दोनों लड़कों के बीच में अगर ये दिमाग में पनप गया, दिमाग में अगर ये बात बैठ गया कि उसके धर्म से मेरा धर्म ऊंचा है, उसके मन में अगर बैठ गया कि हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म अच्छा है, उसके दिमाग में बैठ गया कि मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म अच्छा है, तो दोनों के बीच में अनबन पैदा होगा। दोनों के बीच में दोनों एक दूसरे के धर्मों से नफरत करने लगेगा। और जब दोनों व्यक्ति एक दूसरे से नफरत करने लगेगा तो इन लोग समाज में एक साथ जो बैठ रहा था समाज में ना, अब इन लोग समाज में बैठेगा नहीं, अलग अलग चलेगा। ये चलेगा पूरब तो ये चलेगा पश्चिम। अगर समाज में अगर कोई काला व्यक्ति है और कोई गोरा व्यक्ति है तो गोरा व्यक्ति का एटीट्यूड अलग ही रहता है, घमंड अलग ही है गोरा व्यक्ति का। खास करके इधर लड़कियों को देखने में ज़्यादा मिलता है। अगर लड़की अगर थोड़ा सा गोरी है, थोड़ा सा है, स्मार्ट है, ब्यूटीफुल है, तो उसका एटीट्यूड अलग ही देखने लायक होता है। अब काला गोरा व्यक्ति जो है, काला व्यक्ति को कभी 1% भाव नहीं देगा, वो बॉय हो वह गर्ल हो, 1% भाव नहीं देगा। तो जब भाव देगा नहीं, काला व्यक्ति इससे दोस्ती करना चाहेगा, अब गोरा व्यक्ति जो इससे दोस्ती करेगा नहीं, इससे दूर जाएगा। और दोनों एक ही समाज में रहने वाला है, रहता है एक ही समाज में, और दोनों में अनबन हो गया, दोनों में एटीट्यूड। वह काला व्यक्ति में तो एटीट्यूड होता नहीं, हम लोग में तो कुछ एटीट्यूड नहीं है, हम लोग तो ऐसे ही काला है। तो काला व्यक्ति में एटीट्यूड नहीं होता है, गोरा व्यक्ति में ज़्यादा एटीट्यूड होता है। काला व्यक्ति इसके पास जा रहा है, ये इसके पास जा रहा है, दोनों एक ही समाज में रहता है। अब समाज में विभाजन हो गया, दोनों समाज में बैठना पसंद नहीं करेगा। नस्ल के आधार पर हो गया, जाति के आधार पर। कोई अगर यादव लड़का है और कोई पासवान समाज का है, पहले समाज में एक ही जगह बैठ रहा था। अब दोनों अगर यादव का लड़का अगर यादव समझने लगा कि यादव पासवान से अच्छा जाति है और पासवान समझने लगा कि यादव से अच्छा जाति पासवान है, तो दोनों में अनबन होगा। और दोनों में जैसी अनबन होगा, समाज का विभाजन हो गया। दोनों समाज में बैठना पसंद नहीं करेगा, दोनों एक समाज में रहना पसंद नहीं करेगा। जब दोनों एक समाज में रहना पसंद नहीं करेगा तो हो जाएगा क्या चीज? सामाजिक विभाजन। समझ रहे पुचुल बोली? हाँ, तो इसको कहते हैं सामाजिक विभाजन। ऊपर चले, भारत में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है, जो अभी हम बता दिए, जस्ट अभी तो हम बता दिए। अब वही चीज़ यहाँ है, भारत में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है, यानी कि विभाजन हो क्यों जाता है, समाज में विभाजन क्यों हो जाता है? भाषा के आधार पर। कोई हिंदी बोल रहा है, कोई अंग्रेजी बोल रहा है, तो अंग्रेजी बोलने वाला के एटीट्यूड अलग ही रहेगा कि हमको तो अंग्रेजी आता है, तुमको तो अंग्रेजी आता नहीं है। अंग्रेजी और हिंदी बोलने वाला में एटीट्यूड लड़ाई होगा समाज से बाहर। क्षेत्र से कोई मान लो कि कोई दिल्ली से आ गया है और दिल्ली में आकर कोई गांव में रहने लगा है, तब दिल्ली वाला व्यक्ति गांव वाला के 1% भाव न देगा, समाज अलग हो जाएगा। जाति, अभी बताऊं कि यादव समाज और मान लो कि पासवान समाज, दो जाति का लोग हैं, दोनों समाज में रहते थे, दोनों एक दूसरे को समझ में आया कि एक उसका जाति हमारे जाति से अलग है, तो समाज का विभाजन हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा धर्म। जब व्यक्ति धर्म को एक दूसरे धर्म से जब ज़्यादा ऊंचा समझने लगता है, उसका धर्म से मेरा धर्म महान है, उसके धर्म से मेरा धर्म ज़्यादा ऊंचा है, ज़्यादा इज्जत वाला है, ज़्यादा प्रतिष्ठा वाला है, तो धर्म में समाज में विभाजन हो जाता है। लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर मतलब क्या कि लड़का और लड़की, समाज का विभाजन का आधार ये भी है। लड़का वाला समाज में लड़की नहीं रह सकती और लड़की वाला समाज में लड़का नहीं रह सकता है। संस्कृति के आधार पर, कल्चर, किसी समाज में शादी विवाह का कुछ रीति रिवाज है, पूजा करने का कुछ और रीति रिवाज है, कल्चर सबका अलग अलग है, तो कल्चर अलग अलग है, तो सामाजिक विभाजन का आधार ये भी माना जाता है। आगे चलते हैं, आगे है जन्म में आधारित। दिख रहा है ना इसमें ए वाले? हाँ चलिए। अब जन्म में आधारित, देखिए जन्म में आधारित सामाजिक विभाजन कह रहा है कि जन्म के आधार पर सामाजिक विभाजन कैसे होता है। तो जन्म का जो सामाजिक विभाजन जन्म में, जो सामाजिक विभाजन जन्म के आधार पर होता है, जो जन्म का परिणाम होता है, उसे जन्म आधारित विभाजन कहते हैं। जैसे स्त्री
पुरुष, काला, गोरा इत्यादि। सिंपल सी बात है, जो चीज हम पहले बता चुके हैं वही चीज को यहां हम रिपीट कर रहे हैं। जन्म आधारित अगर कोई बच्चा जन्म लिया, समाज में वो विभाजन कैसे कर दिया जाएगा? वो अभी जन्म ही लिया है, समाज उसको विभाजन कर दिया। वो अभी चलना भी नहीं सीखा है, वो अभी बोलना भी नहीं सीखा है, लेकिन जैसे ही उसको जन्म हुआ लोग उसको समाज में बांट दिया। बता दिया गया, पहले जन्म लेते समय ही कह दिया गया कि इस समाज का है, तो जन्म के आधार पर भी उसको बांट दिया जाता है। कैसे बांट दिया जाएगा? अगर जो बच्चा जन्म लिया तो जन्म लेते ही पता चलेगा कि लड़का है कि लड़की है। समझ रहे? जन्म लिया, जब बच्चा जन्म लिया, ये बोलना भी नहीं सीखा है, अभी जन्म ही लिया, जैसे ही जन्म लेगा इसको समाज में विभाजन कर दिया जाएगा। कैसे कर दिया जाएगा? पहले बता दिया है कि लड़का है कि लड़की है, विभाजन हो गया इसका। अब विभाजन करने की जरूरत नहीं है, विभाजन हो गया, जन्म लिया, विभाजन हो गया, लड़का है कि लड़की है। दूसरा कह रहा है कि एक काला है कि गोरा है। अब जन्म लिया उस समय इसको देखा जाएगा, कोई कहेगा करिया है, कोई कहेगा कि गोरा है, कोई कहेगा कि मम्मी पर गेलो है, कोई कहेगा कि पापा पर गया है। अब वहीं पर इसको विभाजन कर रहा है, कोई कहेगा कि भाई नियन लग रहा है, कोई कह रहा है कि नौकर बहन नियन लग रहा है। वहीं पर काला है कि गोरा है, इसका नाक कैसा है तो उसका उस पर गया है, इसका मुंह कैसा है तो उस पर गया है। मतलब जन्म लेते ही इसको विभाजन कर दिया गया, तरह तरह के लोग इस पर करने लगे। तो जन्म के आधार पर समाज इस तरह से विभाजित हो जाता है। आगे चले, आगे संविधान अनुच्छेद 19। संविधान के अनुच्छेद 19 कहता है कि सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने और बस जाने का अधिकार दिया गया है। व्यवसाय और कारोबार करने का अधिकार भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त है। कह रहा है कि भारत के संविधान है, जब भारत का जब संविधान बन रहा था उसमें 395 अनुच्छेद था। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, 26 जनवरी 1950 को बनकर लागू हो गया। पिछले वाले क्लास में हम बहुत अच्छा से इसको डिटेल बताए हैं, नहीं देखे हैं तो आप लोग पीछे जाकर वीडियो देख लीजिएगा। उसमें बहुत अच्छा से बताए थे कि संविधान बना कैसे, संविधान तैयार कैसे हुआ, और भारत में अगर 2 बार झंडा फहराया जाता है, एक 15 अगस्त, एक 26 जनवरी, तो इसका क्या रीजन है, ये कैसे हुआ, पिछले वाले वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा, बहुत अच्छा से समझाए हैं। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 है। 19 कहता है कि भारत में लोगों को कहीं भी जाकर रह सकता है, ये अधिकार है। भारत के किसी भी कोना में जाकर जमीन खरीद सकता है, भारत के किसी भी कोना में जाकर व्यवसाय कर सकता है। ये भारत के संविधान अनुच्छेद में साफ साफ लिखा गया है। भारतीय संविधान अनुच्छेद के तहत कोई भी लोग किसी भी कहीं पर जाकर रह सकता है। नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। लोगों का मूल अधिकार 7 था, लेकिन 7 से 1 घटा करके आप भारत में मूल अधिकार कितने हैं? 6 है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब भारत के प्रत्येक नागरिक के पास 6 मूल अधिकार दिया गया है, और 6 मूल अधिकार के तहत ये अधिकार भारत के नागरिकों को दिया गया है कि भारतीय अनुच्छेद 19 के तहत भारत के किसी भी कोने में जाकर के वो रह सकता है, किसी भी कोने में जाकर रह सकता है, किसी भी कोने में जाकर के वो व्यवसाय कर सकता है, कारोबार कर सकता है। ये इसका अधिकार है भारतीय संविधान 19 के तहत। आगे संविधान के अनुच्छेद 15 क्या कहता है? संविधान के अनुच्छेद 15 कहता है कि 15 के तहत धर्म, वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव करने पर विरोध निषेध माना गया है। कहने का मतलब 19 कहता है कि आपको मूल अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 15 कहता है कि अगर आप समाज में जाति, धर्म, नस्ल, लिंग के आधार पर अगर आप भेदभाव करते हैं तो यह अपराध माना जाएगा।
हम नहीं कर रहे हैं, ये हमारा संविधान कहता है। संविधान कहता है कि अनुच्छेद 15 के तहत आप धर्म, जाति, वंश के आधार पर, काला गोरा के आधार पर, लिंग के आधार पर आप समाज में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अब अगर आप भेदभाव समाज में करते हैं तो आपको पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। समझे? तो अनुच्छेद 20 और 15 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगाइएगा, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन पूछता है। अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 19 कहता है कि आप भारत के किसी भी कोना में जाकर रह सकते हैं, भारत के किसी भी कोने में जाकर व्यवसाय कर सकते हैं, अपना धंधा कर सकते हैं, अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। भारतीय संविधान में जो भारत के नागरिकों को जो 6 मूल अधिकार दिया गया है, उसमें एक अधिकार ये भी है कि आप कहीं भी जाकर रह सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं, कहीं भी कारोबार शुरू कर सकते हैं। वही अनुच्छेद 15 कहता है कि आप समाज में जाति, धर्म, नस्ल, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये इसको निषेध माना गया है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगला है संविधान अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत के बारे में बताया गया है। कहने का मतलब कि संविधान 17 बताता है कि आप समाज में छुआछूत को नहीं मान सकते हैं। छुआछूत, अस्पृश्यता के मतलब होता है नहीं देखना, हम देख नहीं सकते, हम छुआछूत कर सकते हैं। और छुआछूत जरूरी, छुआछूत करके भेदभाव करना क्या जरूरी है? अस्पृश्यता हम क्यों नहीं देख सकते हैं किसी को? एक ना 12th के आर्ट्स के इतिहास में बड़ा अच्छा एक चैप्टर है, चांडाल के बारे में बताया गया है। कोई यात्री था इबन बतूता करके, जो भारत जब आया था, यूरोप से जब भारत आया था, तो चांडालों के बारे में चर्चा किया था और चांडालों के बारे में बताया था कि चांडाल गांव से बाहर रहते थे, वो शमशान घाट पर रहते थे, वो मरे हुए व्यक्तियों के थाली में खाते थे, मरे हुए व्यक्ति के जो कपड़ा शमशान घाट में फेंकाता है ना, उसका वो पहनता था, वो शमशान घाट में ही रहता था। अगर गांव के लोग उसको देख न सके इसलिए वो रात में चलता था, दिन में चलने का अधिकार उसको नहीं था, क्योंकि देख न ले, उसके कोई छू न जाए। चांडालों से लोग भागते थे, उसको देखना पसंद नहीं करते थे, कहते थे कि चांडालों से छुआछूत हो जाएगा, उसको हम छू नहीं सकते। वही बात ये करा, अस्पृश्यता। ऐसी कौन सी बात है भाई कि आप किसी दूसरे को देख नहीं सकते हैं, उसको देख लेने से क्या होगा? तो भारतीय संविधान में इसका भी जिक्र है। वो संविधान के कितना में है? 17 में है। चलिए, आप लोग का स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग लेते रहिएगा। और जब भी पढ़ने के लिए बैठिए आप लोग तो कॉपी किताब लेकर के बैठिएगा। और खासकर मुझे अपने स्टूडेंटों से आग्रह है कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठिए तो कॉपी किताब लेकर बैठिए। अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में डाउट कर सकते हैं, कमेंट पूछ सकते हैं डाउट को, या तो फिर ऑफलाइन वाले क्लास में आप पूछ सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं जो भी डाउट हो गया? चलिए आगे चलते हैं। चलिए आप लोग थोड़ा सा देखिए इसको, थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं। लिखिए, चल बोलिए, लिखिए इसको। चलिए देखते हैं, आगे है सॉरी, लोकतंत्र में द्वंद्ववाद कहते हैं। द्वंद्व कहता है कि लोकतंत्र समानता पर आधारित शासन व्यवस्था है, परंतु विभिन्न लोकतांत्रिक पद्धतियों में विरोधाभास के कई उदाहरण मिलते हैं। इसे ही लोकतंत्र का द्वंद्व कहा जाता है। सिंपल सी बात समझिए, लोकतंत्र में द्वंद्ववाद का कहने का मतलब हुआ कि लोकतंत्र में विवादों पर टकराव, बातों का टकराना, हम कुछ और बात कर रहे हैं, आप कुछ और बात कर रहे हैं, हम नहीं तो आपके बात से सहमत हैं और नहीं तो आप मेरे बात से सहमत हैं, इसको कहते हैं द्वंद्ववाद। जब लोगों के बीच बातों में जब टकराव पैदा हो, जब लोग एक दूसरे के बातों से सहमत नहीं हो, उसको कहते हैं लोकतंत्र में द्वंद्ववाद।
देखिए विरोधाभास लिखा हुआ है, विरोधाभास के मतलब होता है विरोध पैदा होना। जो बात हम कह रहे हैं उससे सहमत नहीं है हम, आपके बात से सहमत नहीं है, आप मेरे बात से सहमत नहीं है, आपका सोच कुछ और है, मेरा सोच कुछ और है। दो व्यक्तियों के सोच से कोई तीसरा सोच निकले, दो व्यक्ति आपस में बहस कर रहा है, अब बहस करते करते उससे कोई तीसरा सोच निकले, तीसरा शब्द निकले, तीसरा अर्थ निकले, उसको कहते हैं द्वंद्ववाद। आगे है रंग भेद या नस्ल भेद। रंग भेद क्या है हम बताए थे अभी, काला और गोरा, काला और गोरा। काला और गोरा यानी कि चमड़ी के ये जो स्किन है ना, इस स्किन के आधार पर भेदभाव करना नस्ल भेद कहलाता है। चमड़ी के आधार पर भेदभाव करना नस्ल भेद या रंग भेद कहलाता है। कि हम काला हैं आप गोरा हैं, आप गोरा हैं तो आपका एटीट्यूड ज़्यादा है, हम काला हैं तो मेरा एटीट्यूड कम है। नहीं, काला गोरा के आधार पर भेदभाव करना ही क्या कहलाता है, रंग भेद या नस्ल भेद। याद कीजिए भारत के राष्ट्रवाद में हम पढ़ाए थे कि रंग भेद की नीति गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में चलाए थे, दक्षिण अफ्रीका में चलाए थे। और रंग भेद गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह था दक्षिण अफ्रीका में। तो गांधी जी जो अपने जीवन का पहला सत्याग्रह जो दक्षिण अफ्रीका में चलाए थे वो इसी का विरोध तो चलाए थे, रंग भेद या नस्ल भेद के खिलाफ। आगे नोट में बड़ा इंपॉर्टेंट है, जाति के समूह को वर्ण भी कहा जाता है। सही बात है, जाति के समूह को ही वर्ण कहा जाता है। अगर बहुत सारा जाति का एक समूह है तो हम कह सकते हैं कि इस वर्ण का लोग हैं, हम ये नहीं कह सकते कि जाति का लोग है, नहीं, हम कह सकते हैं ये वर्ण का लोग है, क्योंकि जातियों का समूह को ही क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। आगे चलें चलिए। अब देखिए वर्ण चार प्रकार के होते हैं। अभी बताएं कि जातियों के समूह को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जातियों के समूह को वर्ण कहा जाता है। अब वर्ण चार प्रकार के होते हैं, वर्ण चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है ब्राह्मण, फिर होता है क्षत्रिय, फिर होता है वैश्य और फिर होता है शूद्र। ये वर्ण होता है। 12th क्लास में आर्ट्स के इतिहास में इसके बारे में बहुत डिटेल से दिया हुआ है, बहुत अच्छा से इसको समझाया गया है। हम उतना डिटेल में अभी नहीं बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा हम ऊपर इसको हम बता दे रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में जाने से फायदा है नहीं, क्योंकि आप लोग को इसके बारे में चर्चा करना ही नहीं है, आप लोग को पढ़ना नहीं है, ज़्यादा थोड़ा सा हम ऊपर बता दे रहे हैं। ब्राह्मण को सबसे ऊंचा माना जाता था, सबसे ऊंचा जाति ब्राह्मण को माना जाता था। अब ब्राह्मण से नीचे जो है वो क्षत्रिय को माना जाता था, और क्षत्रिय के नीचे वैश्य और वैश्य के नीचे शूद्र को माना जाता था। ब्राह्मण सबसे महान माना जाता था। ब्राह्मण को जानते हैं, ब्राह्मण को सेवा इन लोग तीनों मिल करके करता था, और तीनों मिल करके सेवा इसको करता था, ब्राह्मण को, इसको, 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 तीनों, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तीनों मिलकर ब्राह्मण का सेवा करता था। अब इन लोग दोनों मिलकर के एकरा सेवा करता था, इसको सेवा करता था। अब इन लोग दोनों जो है वैश्य और शूद्र सबसे निचली जाति के लोग आते थे। इन लोग का काम था इन लोग का सेवा करना, इन लोग का काम करना, इन लोग के घर में काम करना, इन लोग का जानवर चलाना, सब इन लोग का ही काम था, वैश्य और शूद्र का। सबसे निचली जाति को शूद्र कहा जाता है। अब क्या है, ब्राह्मण क्या, अब ये चारों जाति जो ब्राह्मण से हुए थे, ब्रह्मा भगवान के शरीर से सारे को जन्म हुआ था। ब्राह्मण जो है वो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए थे, जो ब्रह्मा भगवान है ना उनको मुख से। क्षत्रिय जो है वो जांघ से हुए थे, सॉरी बाजू से हुए थे। क्षत्रिय जो है वो बाजू से हुए थे, बाजू मतलब जानते हैं ना, बाह, ये बाजू। और वैश्य जो है वो जांघ से हुआ था, काची से हुआ था, जांघ से। और शूद्र जो है वो पैर से हुआ था, पैर से। तो एक मतलब बताइए, एक शरीर में, एक मानव के शरीर में सबसे ऊंचा कौन है, मुंह है, सबसे ऊंचा मुंह। तब मुंह से जन्म कौन हुआ, ब्रह्मा, इसलिए सबसे ऊंची जाति किसको माना गया, ब्रह्मा को। अब मानव के शरीर के सबसे निचला हिस्सा कौन है, पैर, पैर से किसका जन्म हुआ, शूद्र का। इसलिए वर्णों में सबसे नीचा माना गया किसको, शूद्र को, और सबसे ऊंचा माना गया ब्राह्मण को। ब्राह्मण को सबसे ऊंचा क्यों माना गया, क्योंकि ब्रह्मा भगवान के मुंह से उत्पन्न हुए, और जो मुंह से उत्पन्न हुए उसको ब्राह्मण कहा गया। ये था वर्ण जो चार प्रकार के होते हैं। इन लोग तीनों मिलकर के किसका सेवा करते थे, ब्रह्मा भगवान को, सॉरी ब्राह्मण को पूजा करते थे।
आगे चलो, वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था क्या है? तो वर्ण व्यवस्था कहते हैं, वर्ण व्यवस्था जाति समूह का पदानुक्रम व्यवस्था है, जिसमें एक जाति के लोग हाल में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे तो किसी अन्य जाति के समूह के लोग क्रमागत से नीचे रहेंगे। कहने का मतलब ये ना पदानुक्रम है, पदानुक्रम है। पदानुक्रम के मतलब होता है कि पद के अनुसार चलेंगे, जाति के आधार पर चलेंगे। जैसे देखिए हर कलर में दर्शाया गया है कि हर अलग अलग जाति के लोग हैं। जो पदानुक्रम है, एक जाति के लोग समाज में, एक जाति के लोग एक लाइन में रहेंगे और दूसरे जाति के लोग दूसरे लाइन में रहेंगे, उसे कहा जाता है वर्ण व्यवस्था। एक जाति के लोगों का समूह एक लाइन में, दूसरे जाति के लोगों का समूह दूसरे लाइन में, तीसरे जाति के लोगों का समूह तीसरे लाइन में, इस तरह से क्रमागत चलते रहता है, क्रमागत लगातार चलते रहता है, उसे कहा जाता है वर्ण व्यवस्था। देखिए यहां पर दर्शाया गया है, ध्यान से देखिए अब ध्यान से देखिए तो इसके पीछे भी लोग हैं, इसके पीछे भी लोग हैं, अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा तो। कितना मिनट का हुआ चुलबुली? 45 हो गया। चलिए आगे चले। चलिए जातिवाद देखते हैं। जातिवाद क्या है? किसी व्यक्ति के द्वारा अपने जाति को श्रेष्ठ मानना या अपने जाति के प्रति निष्ठा का भावना रखना और दूसरों को नीच जाति समझना जातिवाद कहलाता है। सही बात है भाई, इसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। अगर एक जाति का लोग अगर दूसरे जाति के लोगों को नीच समझने लगे और कहे कि तुम्हारा जाति नीच है, तुम्हारा जाति खराब है, मेरा जाति सबसे महान है, हम तुमसे अच्छे जाति से आते हैं, तो जातिवाद होगा। और अक्सर जातिवाद जानते हैं कहाँ देखने को मिलता है? जब देश में चुनाव की प्रक्रिया होती है, और खास करके हमारे देश में जातिवाद ज़्यादा देखने को मिलता है। जब देश या अपने राज्य में जब चुनाव होगा ना, वहाँ जातिवाद देखने को मिलेगा। अब पूरे 4 साल 4.5 साल एक गांव में अगर 4 जाति का लोग रह रहा है, तब पूरे 4.5 साल चारों जाति क्या करेगा कि आपस में मिलकर रह रहा है, आपस में समाज में, एक ही समाज में रह रहा है, साथ खेल रहा है, साथ समय बिता रहा है, सभी जाति के लोग हैं समाज में, कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन हमारे देश में पता ना क्या है, हमारे देश में, हमारे राज्य में जैसे चुनाव आएगा तो चारों जाति के जो लोग था ना, अपना अपना जाति के कैंडिडेट को चुनेगा, उसका प्रचार प्रसार करेगा, और जब तक चुनाव की प्रक्रिया चलेगा कोई एक जाति को लोग दूसरा से नहीं बोलेगा। इसलिए नहीं बोलेगा क्योंकि कह न दे कि तुम हमारे जाति वाला को वोट दो, अब अनबन न हो जाए, लड़ाई न हो जाए। ये हमारे देश में, हमारे बिहार में अक्सर देखने को मिलता है। तो जाति के आधार पर जो चुनाव होता है, जाति के आधार पर जो भेदभाव होगा, उसी को क्या कहेंगे? जातिवाद। तो चलिए आज के लिए इतना ही। इसके आगे जो है कल मैं क्लास लूँगा। तो चलिए, कैसा लगा आज का वीडियो? अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। और आज मेरे साथ एक बैठ के पढ़ रहे थे चुलबुली, तो हाँ, तो चलिए कैसा क्लास लगा आज? अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में डाउट जरूर पूछिएगा। और ख़ास करके मेरे स्टूडेंट जो ऑफलाइन में क्लास करते हैं, अगर वो क्लास कर रहे हैं तो कॉपी में डाउट जरूर लिखिएगा और पूछिएगा। ऑफलाइन में पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा, बताने के लिए मैं तैयार हूं। तो चलिए फिर अगले क्लास में मैं कल फिर इसके आगे से सेशन चालू करूंगा। तो अगले क्लास में मिलते हैं। चलिए, जय हिंद।